हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 क्लास 10th की भूगोल का, जिसका नाम है जी विनिर्माण उद्योग। और हम करने वाले हैं जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इतना समझ लो सीधा सीधा कि जो भी क्वेश्चन आपका इस चैप्टर के अंदर से एग्जाम के अंदर आने वाला है ना, वो सारा का सारा इस पीडीएफ के अंदर है। ठीक है, क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो भी आपको दिख रहे हैं ना, वो किसी ना किसी एग्जाम में आ रखे हैं। 2016, 18, 15, 14, 13, 19, 21। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में आ रखे हैं। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके एग्जाम में थोड़ा टाइम है और आपको चैप्टर कवर कर लेना चाहिए, तो फुल चैप्टर में एक वीडियो में विनिर्माण उद्योग विद नोट्स करवा चुका हूँ। ठीक है, आपके सामने रहे ये वाले नोट्स। ठीक है, और ये बेसिकली मैंने अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया। सीधा गूगल पे जाके आप लिखोगे ना मेन पॉइंट स्टडी, तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। क्लास 10th यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। क्लास 10th पे विनिर्माण उद्योग पे क्लिक करोगे तो ये खुलेगा। इस पर क्लिक करोगे तो सीधा नोट्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है जी, डायरेक्टली नोट्स ओपन हो जाएंगे। इसको डाउनलोड कर लेना और अच्छे से कवर कर लेना। ओके, बट आप अगर आपको लगता है एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है और मैं पूरा का पूरा चैप्टर नहीं कवर कर पाऊंगा, तो ये वाली वीडियो करके जाओ। बस ये एक बात याद रखना कि जो भी क्वेश्चन इस पीडीएफ के अंदर है ना, वो बिल्कुल अच्छे से करना। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए और वीडियो को स्किप करने की कोशिश मत करना, क्योंकि एग्जाम में सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को ये आती है कि एक क्वेश्चन किस अलग अलग तरीके से पूछा जाता है ना, ये समझ नहीं आता। तो इसी के लिए मैंने वीडियो बनाई है, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, चलो जी, बिना टाइम वेस्ट करे अब शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि विनिर्माण उद्योग क्या है। तो ध्यान से सुनो। जब कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है, वो भी बहुत अधिक मात्रा में, तो उसी को कहते हैं विनिर्माण उद्योग, या इसको वस्तु निर्माण भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरे पास बहुत सारा, ठीक है, 1000 किलो गन्ना है और मैंने उससे चीनी बनाई। ठीक है, फैक्ट्री में बनाऊंगा, ऑब्वियसली घर में तो नहीं बना पाऊंगा इतने सारे गन्नों की चीनी। तो वो क्या है? वो विनिर्माण उद्योग है। यस और नो? अगर मैं एक घर में अपने 1 किलो गन्ने से चीनी बनाता हूं, तो वो विनिर्माण उद्योग नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में तो कन्वर्ट करना है, बट अधिक मात्रा में। अगर अधिक मात्रा में होता है तो उसी को हम विनिर्माण उद्योग कहते हैं। अब आ जाते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो 2012 में, 2011 में और 2016 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? घुमा फिरा के आपसे पूछा गया है। पहले तो विनिर्माण उद्योग का अर्थ क्या है, ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। नेक्स्ट है कि इसे आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी क्यों माना जाता है। 2 उदाहरण या 2 कारण बताइए। ठीक है, यहाँ से पूछा जाए कि विनिर्माण उद्योग के महत्व क्या है। यहाँ से घुमा के क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत जैसे देशों में विनिर्माण उद्योग का महत्व का वर्णन करें, या विनिर्माण उद्योग के विकास से किसी देश की आर्थिक ताकत क्यों मापी जाती है, या विनिर्माण क्षेत्र क्या है, इसे रीढ़ की हड्डी क्यों माना जाता है। ये 2015 में, 18 सीबीएसई में, 2016 में, सब में आया हुआ क्वेश्चन है। 5-5, 6-6 बार रिपीट हुआ है। अब इसका आंसर सुन लो। ठीक है, ये मैंने, देखो आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल नोट्स की मैंने फोटो क्लिक कर रखी है, क्योंकि सारे के सारे आंसर आपको नोट्स में से ही बताऊंगा। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं कि विनिर्माण उद्योग हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। घुमा फिरा के बेसिकली यही पूछा गया है कि हमारे लिए विनिर्माण उद्योग क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले विनिर्माण उद्योग को मैं फैक्ट्री बोल दूं, इजी करने के लिए फैक्ट्री बोल देता हूं ताकि आपको अच्छे समझ आए। जो फैक्ट्री है वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों? क्योंकि जो भी फैक्ट्री होती है उसके अंदर क्या बनता है? उसके अंदर ट्रैक्टर बनते हैं, टूल्स बनते हैं, मशीन बनती है, जो कि कृषि में यूज होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो फैक्ट्री होती है वो कृषि को आधुनिक बनाने में भी मदद करती है। यस और नो? नए ट्रैक्टर जो होते हैं, नए टेक्नोलॉजी के ट्रैक्टर वगैरह आते हैं, जिससे खेती का आप कह सकते हो आधुनिकीकरण होता है। तो पहला तो यह है कि खेती का आधुनिकीकरण करता है हमारी फैक्ट्रीज। दूसरा, फैक्ट्रियों का ये फायदा है कि लोगों को ये जॉब वगैरह प्रोवाइड करता है, लोगों की बेरोजगारी खत्म करता है और लोगों की गरीबी खत्म करता है ना। जो लोगों की कृषि पर निर्भरता है, क्योंकि आपको पता है इंडिया में ज़्यादातर लोग कृषि क्षेत्र में ही काम करते हैं, तो वहाँ से निकल कर लोग अब विनिर्माण उद्योग में भी काम कर सकते हैं। तो यानी कृषि से हमारी जो निर्भरता है उसको कम करता है। नेक्स्ट है कि जैसे जैसे उद्योग गांव वाले इलाके में, पिछड़े क्षेत्रों में लगने लगते हैं, तो वहाँ पर जो क्षेत्रीय असमानता है ना, वो कम होती है। यानी अगर आप गाँव वाले क्षेत्र में फैक्ट्री लगाना शुरू कर दोगे तो उसका विकास होगा, गाँव का विकास होगा। तो यानी उद्योग का ये भी फायदा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विनिर्माण उद्योग से, यानी फैक्ट्रियों से क्या होता है, जो भी चीज़ें बनती है वो निर्यात होती है, दूसरे देश में भेजी जाती है, और उससे क्या आती है? विदेशी मुद्रा आती है। यानी आप अगर भारत जो भी चीज़ बनाता है, मान लो भारत ने सॉफ्टवेयर बनाए, कंप्यूटर बनाए, वो आप अमेरिका में जब भेजोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको डॉलर मिलेगा। यस और नो? फायदा होगा नहीं होगा? तो विनिर्माण उद्योग से आपको विदेशी मुद्रा भी मिलती है। लास्ट पॉइंट लिखा जाता है, लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, वह देश ही विकसित माना जाता है जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। देखो, आपको पता है कि वो देश बहुत ज़्यादा विकसित माना जाता है जो बड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा से ज़्यादा कच्चे माल को लेकर तैयार माल में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, भारत भी कच्चे माल को तैयार माल में कन्वर्ट करता है, बट आप देखो कि वो चाइना से थोड़ा सा कम करता है। चाइना हमारे से बहुत ज़्यादा कच्चे माल को मूल्यवान वस्तुओं में कन्वर्ट करता है, तो इसलिए माना जाता है चाइना हमारे औद्योगिक विकास में थोड़ा सा ज़्यादा तेज है।
यस सर नो। तो इसलिए अगर हमें तेज़ी से विकास करना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कच्चे माल को मूल्यवान वस्तु में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हमारी आर्थिक औद्योगिक विकास हो पाएगा। तो इसलिए भी औद्योगिक विकास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी देश की तरक्की के लिए, उसको विकसित बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे जो लोहा और इस्पात के उद्योग है ना, यानी बेसिकली आयरन और स्टील की जो भी इंडस्ट्री है, जो भी फैक्ट्री है, वो आपको छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में ही देखने के लिए मिलती है, क्यों? 2016 का क्वेश्चन है और ये घुमा फिरा के 2014 में भी पूछा गया था कि बेसिकली जो हमारा जो छोटा नागपुर है वहाँ पर आपको अधिकांश लोहा और इस्पात की उद्योग वगैरह मिलेगी, फैक्ट्री वगैरह मिलेगी। क्यों? पहली बात तो ये है कि लोहा या आपको इस्पात वगैरह बनाने के लिए, स्टील वगैरह बनाने के लिए ना लोहा अयस्क चाहिए होता है। तो हमारे छोटा नागपुर प्लेटो में लोहा अयस्क मिल जाता है बहुत कम लागत में, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं होता, सस्ता मिल जाता है। दूसरा यहाँ पर क्या है, उच्च क्वालिटी का कच्चा माल मिलता है, उसकी निकटता होती है। यानी पहली बात तो है लोहा अयस्क थोड़ा सस्ता मिलता है और अच्छी क्वालिटी का भी मिलता है। और यहाँ पर सस्ते श्रमिक भी है, क्योंकि आपको पता है छोटा नागपुर प्लेटो वही छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, यूपी, तो यहाँ के जो भी सस्ते श्रमिक होते हैं ना, यहाँ पर हमारे छोटा नागपुर प्लेटो में आकर, यहाँ पठारी क्षेत्रों में आकर फैक्ट्रियों के अंदर लोहा इस्पात की काम करने के लिए रेडी हो जाती है। इसलिए भी आपको छोटा नागपुर प्लेटो में, यहाँ प्लेटो का मतलब पठार होता है, तो पठार वाले क्षेत्रों में हमें ज़्यादा छोटा नागपुर प्लेटो के अंदर इस्पात के उद्योग देखने के लिए मिलते हैं। और लास्ट पॉइंट है स्थानीय बाजार में इनकी विशाल मांग। ठीक है, एक पॉइंट और भी लिख सकते हो कि यातायात के संसाधनों का अच्छा होना। यहाँ पर यातायात के संसाधन भी अच्छे हैं, है ना। रेल वगैरह जो है वो अच्छे से एक जगह से सामान को, हमारे लोहा इस्पात की चीज़ों को दूसरी जगह पहुंचा देती है। तो इसलिए भी ज़्यादातर आपको दिखेगा छोटा नागपुर प्लेटो में लोहा और इस्पात उद्योग है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्थानीय बाजार भी है। अब इसका क्या मतलब है, देखो लोहा इस्पात जो है वो अपने, जो लोहा इस्पात है जो भी वो प्रोडक्ट बनाता है, यानी स्टील फैक्ट्री के अंदर स्टील बनता है, तो स्टील जो है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, कार बनाने वाली फैक्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, मशीन बनाने वाली फैक्ट्री के इंपॉर्टेंट है ना। और ये सारी की सारी कार बनाने वाली फैक्ट्री, मशीन बनाने वाली फैक्ट्री भी आपको छोटा नागपुर प्लेटो के आसपास ही मिलेगी। तो इनको लोहा वगैरह चाहिए होता है, स्टील वगैरह चाहिए होता है, तो ये हमारे छोटा नागपुर प्लेटो के अंदर इसलिए ही स्टील इंडस्ट्री लगाई जाती है, ताकि डायरेक्टली जो आयरन और स्टील बने वो डायरेक्टली कार बनाने वाली फैक्ट्री को भेजा जा सके। तो एक तरह से बाजार भी मिल जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि सूती कपड़ा जो उद्योग होता है ना, वो कुछ समस्या, भारत के अंदर कुछ समस्या जो है उसका सामना कर रहा है। घुमा फिरा के ये क्वेश्चन पूछा गया, 3 प्रमुख समस्या बताइए जो हमारा सूती कपड़ा उद्योग जो है वो सहन कर रहा है। देखो पहले तो सूती कपड़ा उद्योग को इंग्लिश में बोलता है कॉटन की इंडस्ट्री। कॉटन बनाने वाले जो कपड़े की मशीन वो होती है ना, फैक्ट्रियाँ, उनको बोलते हैं सूती कपड़ा उद्योग। जो कॉटन के कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री होती है उनको क्या क्या पुराने प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे कॉटन या के कपड़े बनाने वाले उद्योग को, फैक्ट्रियों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आ रही है, पुरानी मशीनें। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पूरे दिन नहीं आती, कभी कभी बहुत 3-4 घंटों के लिए चली जाती है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सूती कपड़ा उद्योग है ना दूसरी रेशा उद्योग के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि आज लोग है ना सूती कपड़ों के अलावा नायलॉन के कपड़े, रेयॉन के कपड़े ये खरीद रहे हैं, तो यानी कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है सूती कपड़ा उद्योग के अंदर। ये भी हमारा सूती कपड़ा उद्योग फेस कर रहा है। और लास्ट पॉइंट ये है कि हमारे भारत के अंदर उच्च क्वालिटी का सूत तो बनाया जाता है, यानी उच्च क्वालिटी का धागा तो बनाया जाता है रुई से, बट बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा नहीं बना पा रहे हम, जिससे हमारा नुकसान हो रहा है। देखो मैं समझाता हूँ कैसे नुकसान हो रहा है। देखो हमारी भारत के अंदर बढ़िया क्वालिटी का धागा बनता है, तो हम मान लो $10 का धागा जो है वो जापान भेजते हैं, लेट्स अज्यूम जापान भेजते हैं, ठीक है। बट अगर हम उसी $10 के धागे का कपड़ा बना के बेचे ना, तो उससे हमें $100 मिलेंगे। ठीक है, तो आप बताओ कि धागा बेच के हमारा नुकसान हो रहा है, फायदा? नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि जहां हम $100 के कपड़े बनाकर भेज सकते थे, आज सिर्फ $10 का धागा ही बेच पाते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो सूती कपड़ा उद्योग फेस कर रहा है, यानी हमारे भारत में बढ़िया क्वालिटी का धागा तो बनता है बट बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा नहीं बना पा रहे हम, और यही हमारे इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो सूती कपड़ा उद्योग फेस कर रहा है। नेक्स्ट है कि मीठे पानी के जो भी संसाधन होते हैं जैसे नदियाँ वगैरह, ठीक है, उसको औद्योगिक प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। कैसे? क्यों? मतलब मीठे पानी के संसाधन है, नदियाँ वगैरह हैं, उनको औद्योगिक प्रदूषण कैसे प्रभावित कर रहा है? पहले तो आपको पता है जल प्रदूषण कैसे हो रहा है। उद्योगों में कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्ट वगैरह को नदियों में छोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी फैक्ट्री, कागज़ बनाने वाली फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री, वस्त्र की यानी कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री, जो तथा रंगाई वगैरह होती है, कपड़ों में रंगाई होती है, चमड़ा बनाने वाली फैक्ट्री, ये सारा का सारा कूड़ा जो होती है अपना नदियों में घेर देती है, जिससे हमारी नदियाँ प्रदूषित हो जाती है। ठीक है, और ये जो कूड़ा है कहाँ से आता है? ये जो कागज की, ये क्या है? ये फैक्ट्री है। ठीक है, तो यानी औद्योगिक उद्योगों से निकलने वाले कूड़े की वजह से हमारे नदियाँ भी खराब हो रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो स्टील प्लांट होते हैं ना, जो इस्पात के जो प्लांट होते हैं, उद्योग होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, 2 प्रकार के हमारे स्टील के उद्योग होते हैं, स्टील के प्लांट होते हैं। एक तो होता है मिनी इस्पात उद्योग और एक होता है
एक संकलित इस्पात उद्योग, बड़ा सिंपल है। मिनी नाम से पता चल रहा है, ये छोटे स्टील के प्लांट होते हैं, ये बड़े स्टील के प्लांट होते हैं, इस्पात को स्टील कहते हैं। छोटा संयंत्र में क्या होता है, इसमें धातु वगैरह, धातु की भट्टी हो गई, रद्दी इस्पात हो गया, रद्दी मतलब पुअर क्वालिटी का स्टील हो गया, है ना, इन सब का यूज़, स्पंज आयरन का वगैरह का प्रयोग किया जाता है, मतलब बढ़िया क्वालिटी के आयरन का प्रयोग नहीं किया जाता। और यहाँ पर क्या बनाया जाता है, हल्का स्टील बनाया जाता है, ठीक है, और मिश्रित इस्पात, मिश्रित स्टील बनाया जाता है। परंतु अगर हम यहाँ बात करें संकलित इस्पात उद्योग में, तो यहाँ पर सब कुछ होता है, कच्चे माल से लेकर उसको बिल्कुल एकत्रित करना और उसको बढ़िया क्वालिटी का स्टील बनाना, सब कुछ हमारा संकलित इस्पात संयंत्र में होता है, और ये बहुत बड़ा होता है, ठीक है। चलो, बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि एक बड़ी स्टील प्लांट का नाम बताओ जो इंडिया के अंदर है, तो वो है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार चलाती है, ठीक है, और ये स्टील वगैरह बनाने का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि मौजूदा ताजे जल संसाधनों पर दबाव बढ़ाकर भारत में उद्योगों की बढ़ती संख्या ने कैसे बदतर स्थिति बना दी है, इसके बारे में बताइए। CBSE 2018। आपको लग रहा होगा सर ये लैंग्वेज कैसी लिखी हुई है। बात यह है, जो भी क्वेश्चन थे ना, मैंने पहले इसको इंग्लिश में टाइप किया क्योंकि हिंदी में टाइप करना बहुत इम्पॉसिबल होता है, फिर इसको मैंने ट्रांसलेट किया, ठीक है। बट मैं आपको साथ साथ में क्वेश्चन का मतलब भी बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि जैसे जैसे भारत में उद्योग बढ़े हैं ना, वैसे वैसे हमारे मीठे पानी के संसाधनों पर दबाव पड़ा है, ठीक है, मतलब मीठे पानी के संसाधन धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, ठीक है, वो वेस्ट होते जा रहे हैं, मीठा पानी वेस्ट होता जा रहा है। कैसे, वही बताना है आपको। तो पहली बात तो यह है कि भारत के जो पानी वगैरह है उस पर दबाव पता है ज़्यादा क्यों पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि उद्योग डायरेक्टली पानी का यूज़ तो करता ही करता है, और साथ ही में आपको पता है पानी से बिजली भी बनाई जाती है, और वो भी फैक्ट्री वगैरह यूज़ करती है। तो कहीं ना कहीं दोनों तरह से, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों पानी का यूज़ कर रही है हमारी क्या, उद्योग वगैरह, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से पानी का यूज़ कर रहे हैं। पानी का डायरेक्टली भी यूज़ कर रहे हैं और पानी से बनी बिजली का भी यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए भी दबाव पड़ रहा है। दूसरा है कि आज बड़े औद्योगिक घराने आम जगह पर है, ठीक है, क्योंकि इसका क्या कहने का मतलब है कि इसका कहने का मतलब है जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है ना, वो जानबूझ के पानी के पास ही लगाई जाती है, जिससे आप कह सकते हो कि मीठे पानी के स्रोतों पर दबाव बढ़ रहा है। हर कंपनी यही चाहती है, हर फैक्ट्री यही चाहती है कि वो पानी वाले इलाके के पास लगाई जाए, ताकि उनको पानी वगैरह 24/7 अवेलेबल हो पाए, क्योंकि हर फैक्ट्री में पानी की बहुत बड़े लेवल पे ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इससे भी कहीं ना कहीं हमारे मीठे पानी के स्रोतों पर दबाव पड़ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग नदी के पास ही फैक्ट्री लगाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है कि औद्योगिकरण के बाद शहरीकरण में भी पानी की कमी की समस्या को बढ़ा दिया है। देखो, आपको पता है जहाँ जहाँ पर फैक्ट्री लगना शुरू हो जाती है, वहाँ वहाँ पर क्या होना शुरू हो जाता है, शहरीकरण। मान लो एक गांव वाला इलाका है, तो वहाँ पर जैसे जैसे फैक्ट्री लगना शुरू हो जाएगी ना, वैसे वैसे वहाँ का शहरीकरण होना शुरू हो जाएगा। और जब किसी एरिया का शहरीकरण होना शुरू हो जाता है ना, ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगना शुरू होती है, तो वहाँ पर जो भी पानी वगैरह होता है ना, वो सारा का सारा किस में, फैक्ट्रियों में भेजा जाता है, जिससे वहाँ के लोगों के लिए पानी नहीं बचता, और आप कह सकते हो कि जल के स्रोतों पर दबाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनका ज़्यादातर पानी तो फैक्ट्रियों में जा रहा होता है, नॉर्मल लोगों के लिए नहीं बचता, जिसकी वजह से पानी की कमी हो जाती है। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हाल ही के वर्षों में चीनी जो मिलें हैं, मतलब चीनी की मिलें, ठीक है, जो गन्ने से चीनी बनाते हैं ना, चीनी की मिलें दक्षिणी भारत में भी परिवर्तित है। मतलब ज़्यादातर आप देखोगे, ओके समझाता हूँ क्वेश्चन ये है कि भारत में वैसे तो ज़्यादातर चीनी की फैक्ट्री आपको यूपी में देखने के लिए मिलती है, ठीक है, क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा गन्ना भी यूपी में उगाया जाता है। बट अब आजकल जो है वो भारत के दक्षिणी भाग में भी, यानी साउथ इंडिया के अंदर भी, और हमारा जो वेस्टर्न भारत है वहाँ पर भी चीनी की मिलें लगाई जा रही है। कैसे और क्यों? पहली बात तो यह है कि हमारे भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में भी चीनी की मिलें इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि दक्षिणी के अंदर भी ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना उगाया जा सके। दूसरी बात, भारत के दक्षिणी क्षेत्र में जो गन्ना उगाया जाता है ना, उसमें सुक्रोज कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। सुक्रोज एक ऐसा कंटेंट होता है जिसकी वजह से गन्ना मीठा रहता है। तो साउथ इंडिया के अंदर जो भी हमारा गन्ना वगैरह उगाया जाता है जिसमें सुक्रोज कंटेंट ज़्यादा होता है, तो बढ़िया क्वालिटी की चीनी बनती है, तो इसलिए ज़्यादातर हमारी धीरे धीरे फैक्ट्री जो है वो साउथ इंडिया में भी लग रही है। ये दूसरा कारण है। तीसरा, सहकारी समितियां भी दक्षिणी भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, इसकी वजह से भी आपको चीनी की फैक्ट्रियां ज़्यादातर साउथ इंडिया में देखने के लिए मिलेगी। सर ये सहकारी समितियां क्या होती है? देखो, वो फैक्ट्रीज जो वो लोग चलाते हैं जो रॉ मटेरियल कच्चा माल लेकर आते हैं, उन्हीं को कहते हैं सहकारी समिति। सर समझ नहीं आया, दोबारा सुनो। मेरे गन्ना का खेत है, मैंने ही
चीनी की फैक्ट्री लगा रही है अपने खेत के पास, तो वो क्या हो गया, वो सहकारी समिति हो गई। सहकारी समिति बेसिकली वो लोग चलाते हैं जिनका खुद का, जो खुद कच्चा माल लेकर आते हैं। तो अब देखो, मैंने चीनी की फैक्ट्री खोली, कच्चा माल कौन, मैं ही तो लेकर आ रहा हूँ ना, तो वो सहकारी समिति है। और ऐसी सहकारी समिति आपको साउथ इंडिया में बहुत मिलेगी, बहुत मिलेगी, ठीक है। और गन्ना भी आपको पता है सहकारी समिति में ही आता है ज़्यादातर, है ना, जो गन्ना उगाने वाले होते हैं ना, वही चीनी की फैक्ट्री खोल लेते हैं। तो इससे बेसिकली फ़ायदा होता है, साउथ इंडिया के अंदर ये बहुत प्रचलित है। तो ये 3 कारण है। पहला, जलवायु वगैरह जो है वहाँ पर अनुकूल बनाई जा रही है, पानी भेजा जा रहा है। दूसरी बात है, वहाँ पर सुक्रोज कंटेंट गन्ने में अच्छा खासा होता है। और तीसरा, सहकारी समितियाँ जो है वो साउथ इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इसकी वजह से आपको साउथ इंडिया के अंदर भी धीरे धीरे चीनी की मिलें मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दुनिया में एक महत्वपूर्ण लोहा इस्पात, अच्छा ये घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्टली क्वेश्चन का मतलब बता देता हूँ। सिंपल है, वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा। देखो यहाँ पर ये सीधा लास्ट का पॉइंट पढ़ो, ऊपर तारीफ ही करी गई है, बाद में ये बता रखा है कि भारत जो है ना वो पूरी क्षमता से लोहा और इस्पात उद्योग, मतलब भारत में लोहा और इस्पात उद्योग तो है, ठीक है, बट वो पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहा। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारा लोहा और इस्पात उद्योग फेस कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने ऊपर मैं ये नहीं देखा था, वो उल्टा था क्वेश्चन, ये था छोटा नागपुर प्लेटो वाला, ये थोड़ा अलग है। ये पूछा गया हमारा आयरन और स्टील इंडस्ट्री कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रही है। पहली बात तो है, हमारे भारत के अंदर जो कोकिंग कोयला है ना, जिससे स्टील बनाया जाता है, वो थोड़ा महंगा आता है, ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात है, बढ़िया जो श्रमिक होते हैं ना, जो लेबर होते हैं, जो वर्कर होते हैं, वो बढ़िया नहीं है, मतलब इतने स्किल्ड नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी बात है, बिजली की प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड वगैरह की फैसिलिटी भी इतनी अच्छी नहीं है ना, रोड वगैरह, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगों में उनकी मुख्य भूमिका के आधार पर वर्गीकृत बताइए। देखो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया भी था आपको, जो मोस्ट, मतलब वो जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ओके, देखो क्वेश्चन ये है कि भारत के अंदर उद्योगों को उनके मुख्य भूमिका के आधार पर भी उसमें 2 में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक तो होते हैं हमारे आधारभूत उद्योग, दूसरा होते हैं उपभोक्ता उद्योग। बड़ा ध्यान से सुनना, पहले तो उपभोक्ता उद्योग सुन लो ध्यान से। वो उद्योग यानी वो फैक्ट्री जिसका सामान डायरेक्टली लोगों के पास बिकने के लिए जाता है, उसको कहते हैं हम उपभोक्ता उद्योग। जैसे कि चीनी, अब चीनी की जो फैक्ट्री है वो चीनी किसके लिए बना रही है, नॉर्मल लोगों के लिए, तो वो क्या है, उपभोक्ता उद्योग है। वो चीनी की फैक्ट्री को हम उपभोक्ता उद्योग कहेंगे, ठीक है। बट अगर आपसे पूछा जाए, जैसे कि कुछ ऐसी फैक्ट्री होती है जिनका जो फिनिश गुड्स होता है ना, वो लोगों के पास बिकने के लिए नहीं जाता, वो दूसरी फैक्ट्री में जाता है। जैसे आयरन और स्टील यानी लोहा और इस्पात का कोई उद्योग है, ठीक है, वो जो लोहा और इस्पात होता है, जो लोहा और इस्पात बनाते हैं, वो क्या डायरेक्टली लोगों के पास बिकने के लिए जाता है, नहीं, वो कार बनाने वाली फैक्ट्रियां खरीदती है, वो लोहा मशीनें बनाने वाली फैक्ट्री खरीदती है, वो स्टील बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री खरीदती है। तो इसलिए लोहा और इस्पात उद्योग को हम आधारभूत उद्योग कहेंगे। आधारभूत उद्योग वो उद्योग होते हैं जिनका फिनिश गुड्स, जिनका बनाया हुआ माल दूसरी फैक्ट्रियां खरीदे, ठीक है जी। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अभी नीचे क्वेश्चन की बात करेंगे, बट उससे पहले मैं बता दूं यार कि जो भी हमारे नोट्स हैं वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और एक और बात, जैसे मैंने बताया कि चैप्टर में आओगे ना आप नीचे की तरफ, मैंने सिर्फ इस चैप्टर के नहीं, दूसरे चैप्टर के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। जैसे कि ये सारे, पहले तो चैप्टर की वीडियो मिल जाएगी, फिर ये देखो इतिहास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लोकतांत्रिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, भूगोल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज सारे अपलोड कर रखे हैं, और इनके एमसीक्यू भी अपलोड कर रखे हैं। इनके एमसीक्यू की वीडियो देखना मत भूलना, ठीक है जी। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। दूसरी बात यह है कि यार हमारा सिर्फ मेन पॉइंट स्टडी का चैनल नहीं है, और भी चैनल है, जैसे मेन पॉइंट टेक, और इसके सब्सक्राइब है। देखो यार, इसके है ना 20,000 होने से पहले इसके 200 के करवा देना, ठीक है। मेरे को पता है मेन पॉइंट टेक भी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत सारे बच्चों को इससे फायदा हुआ है। बेसिकली मेन पॉइंट टेक पे मैं ये बताता हूँ कि एक स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है, ठीक है। आपको पता है, देखो आप जॉब तो नहीं कर सकते, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, एनिमेशन वीडियो बना सकते हो फ़ोन से, लैपटॉप से। मैं इसमें ये बताता हूँ कि बच्चा वेबसाइट कैसे बना सकता है, दूसरे की वीडियो कॉपी करके आप यूट्यूब पे कैसे अर्न कर सकते हो, ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका है। मेरी पहली यूट्यूब की अर्निंग मैंने बताई है, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताता रहता हूँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने अपना $100 का मतलब जानते हो, 8,000 रुपये। बहुत सारे बच्चों ने $100 का क्राइटेरिया भी पूरा किया है, वो भी क्लास 10th में, सिर्फ और सिर्फ ये एनिमेशन वीडियो देखकर, ठीक है। एनिमेशन वीडियो देखी, खुद एनिमेशन वीडियो बनाई, बहुत सारों ने फैक्ट्स वगैरह की बनाई है, बहुत सारे जो है वो कह रहे हैं कि सर हम लैपटॉप वगैरह हैं जो भी अलग अलग चीज़ों की बना रहे हैं, तो हुआ है, तो आप भी अर्न कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस चैनल का फ़ायदा उठाना, ठीक है। और बाकी जो हमारा मेन पॉइंट स्टडी का चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मेन पॉइंट गेमिंग और भरत कुमार खोरवाल वाला चैनल जो है गेमिंग चैनल है, ठीक है। वैसे मैं इस पर बहुत कम वीडियो डालता हूँ, 6-6 महीने में एक वीडियो डालता हूँ, ठीक है। तो वैसे मैं जितनी भी वीडियो है यहाँ पर डल रखी है, 7-8 वीडियो, वो मैंने बच्चों के साथ खेल कर ही अपलोड करी है।
अब देखना मज़ा आएगा थोड़ी मेरी, आप बताना वॉइस ओवर कैसा है। और बाकी ये मेरा भरत कुमार खोरवाल वाला है, मेरा व्लॉगिंग चैनल है, तो इसमें कहीं भी जाता रहता हूँ, व्लॉग वगैरह डालते रहता हूँ, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, चलो जी, अब थोड़ा सा अपन आगे आ जाते हैं दोबारा से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना आप। ओके ओके, और जो मैंने बताया ना नोट्स वगैरह कहाँ से, नोट्स वगैरह ना इस चैप्टर के जो उद्योग वगैरह वाला हमारा चैप्टर है, यानी विनिर्माण उद्योग, इसके चैप्टर डायरेक्टली हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। मेन पॉइंट स्टडी मैं बता ही चुका हूँ आपको। ठीक है, उद्योग पे आओगे डायरेक्टली डाउनलोड कर पाओगे, नोट्स एकदम फ्री है। ठीक है, बट मैं बोलूँगा बच्चे अगर आप सपोर्ट कर सकते हो तो यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूटर्स का बटन दे रखा है, वहाँ से ज़रूर सपोर्ट करना। ठीक है, क्योंकि देखो मैं चाहता हूँ सब बच्चों की हेल्प हो। जैसे बाकी लोग करते हैं ना कि वो नोट्स बेचते हैं, मैं भी बेच सकता हूँ, बट मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि मेरे को पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सच में अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, चाहे मैं कितना भी छोटा अमाउंट रखूँ फिर भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं नहीं चाहता उनके लिए कोई प्रॉब्लम हो, तो मैं फ्री ही रखूँगा। ठीक है, बट क्या पता है एक प्रॉब्लम कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए मेरे लिए कि मेरे लिए इम्पॉसिबल हो रन करना नोट्स को, है ना, वेबसाइट पे, तो शायद मेरे को आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और मेरे को लगेगा कि यार हाँ अब शायद करना पड़े, तो ऐसी सिचुएशन मेरे साथ ना आए, तो इसलिए आप सपोर्ट ज़रूर करना। और देखो सपोर्ट कितना बड़ा है कितना छोटा है, आप कितनी बड़ी अमाउंट है कितनी, वो मैटर नहीं करता, आपका सपोर्ट मैटर करता है। एक छोटा सा सपोर्ट है ना, मेरे को ये बताता है कि यार जब बच्चा इतना कर रहा है तो मेरे को अपना 100% देना चाहिए और ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसे भी सपोर्ट कर सकते हो और कोई दिक्कत नहीं। यार आप अगर फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं भी कर सकते कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे नंबर लेकर आओ, मेरे दिल को शांति मिल जाएगी। ठीक है, परम शांति मिल जाएगी कि हाँ बच्चे थोड़ा बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरा 0.0000001% थोड़ा सा रोल है। ठीक है, आप अपनी फुल मार्क्स की एक बार स्क्रीनशॉट लगा के मेरे को सेंड करोगे ना रिजल्ट की, और बोलोगे सर इस मेरे 100 मार्क्स हैं या मेरे 95 मार्क्स हैं, जितने भी मार्क्स है उसमें 0.0001% आपका रोल है, तो बस मेरे लिए वो बहुत है कि मैं 0.001% भी बच्चे की हेल्प करवाया हूँ, मेरे लिए वो बहुत है। अब वैसे कर दो, वो भी अल्टीमेटली सपोर्ट ही होगा। और बाकी आप वेबसाइट वगैरह पे आते हो, ऐड वगैरह मिलेगी, 10-20 सेकंड इस पर क्लिक करके रुक जाओगे, वो भी सपोर्ट ही होगा। ठीक है, चलो, तो ये हमारे आधारभूत उद्योग और हमारे उपभोक्ता उद्योग क्लियर हो गए ना। आपको याद रखना एग्जाम में पूछा जाएगा प्रमुख भूमिका के आधार पे, तो प्रमुख भूमिका के आधार पे बताना है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में जो चीनी उद्योग है वो कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो ये देखो चीनी उद्योग कौन कौन सी, पहला तो जो चीनी है वो किससे बनाया जाता है, गन्ने से। तो गन्ना एक अल्पकालिक फसल है। इसका क्या मतलब है, गन्ना जो आपको पता है बारिश के सीजन यानी खरीफ क्रॉप है, एक खरीफ फसल है वो, तो बारिश के सीजन में उगाई जाती है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। दूसरा है पुरानी मशीनों का, पुरानी तकनीकों का यूज़ करते हैं हम चीनी बनाने के लिए, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा ये है, नेक्स्ट ये है कि हमारी जो परिवहन है ना वो भी इतना अच्छा नहीं है। गन्ने को फैक्ट्री तक ले जाते ही कभी कभार उसका सुक्रोज कॉन्टेंट कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है कि हमारा गन्ने से जब चीनी बनाई जाती है ना तो बहुत सारा कूड़ा बचता है जिसको हम कहते हैं खोई, बैगेसेस। तो उस बैगेसेस को हम ढंग से यूज़ नहीं कर पा रहे, हमें उसको खेतों में खाद की तरह यूज़ करना चाहिए बट हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे, तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो हमारा चीनी उद्योग फेस कर रहा है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनिर्माण उद्योग क्या है, ये मैं बता चुका हूँ। और कच्चे माल, ठीक है, कच्चा माल का स्रोत क्या है उसके आधार पर भी उद्योगों को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, एक छोटी सी एडवाइस ये रहेगी आपको कि अगर मान लो आप चैप्टर की वीडियो नहीं भी देख सकते तो विनिर्माण उद्योग के जो प्रकार है ना वो ज़रूर देख कर जाना यार, उसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का बनेगा। ये भी देखो 2012-13 सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, मैं बस वो बता नहीं रहा क्योंकि आपको दिख ही रहा है, तो ठीक है, तो बार बार मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होगा और मेरे को पता है बच्चों के पास टाइम कम है। ठीक है, तो कच्चे माल के आधार पे, कच्चे माल के स्रोत के आधार पे भी उद्योगों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो है कृषि आधारित उद्योग और एक है खनिज आधारित उद्योग। बड़ा सिंपल है, वो उद्योग जिनका कच्चा माल खेतों से आता है ना उसको कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। सर एग्जाम्पल है चीनी की फैक्ट्री। चीनी की फैक्ट्री या चीनी का उद्योग जो है वहाँ पर कच्चा माल क्या है, गन्ना कहाँ से आ रहा है, खेतों में उग रहा है, तो वो क्या है, कृषि आधारित उद्योग है। कॉटन की फैक्ट्री, कॉटन के कपड़े की फैक्ट्री, तो कॉटन है कच्चा माल, कॉटन कहाँ से आ रहा है, खेतों में उग रहा है, पता है ना, कॉटन खेतों में उगता है, रुई कपास जो है खेतों में उगती है, तो वो क्या है, कृषि आधारित उद्योग है। और वो उद्योग जिनका कच्चा माल खेतों से नहीं आता, ज़मीन के अंदर से खोद कर निकाला जाता है, यहाँ जो खनिज होता है जिनका कच्चा माल, उसी को हम कहते हैं खनिज आधारित उद्योग। जैसे कि लोहा इस्पात, जैसे कि सीमेंट, जैसे कि ऑटोमोबाइल उद्योग, तो इनका कच्चा माल क्या है, लोहा वगैरह। अब लोहा वगैरह आप जमीन मतलब उगाते हो नहीं ना, आप ज़मीन के अंदर से खोद के निकालते हो, तो वो क्या है, एक आपका खनिज आधारित उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के मोटर गाड़ी उद्योग पर उदारीकरण के प्रभाव का परीक्षण करें। इसका मतलब है कि भारत में आपको पता है 1991 के अंदर उदारीकरण आया था। ठीक है, तो इससे मोटरसाइकिल जो या मोटर गाड़ी उद्योग है उनको
क्या फ़ायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ? सबसे पहले तो नए नए प्रकार के वाहन आने लग गए। 1991 से पहले ना ज़्यादा तरह की कारें नहीं होती थी, बट 1991 के बाद मोटर गाड़ी के उद्योग में ये फ़ायदा हुआ, अलग अलग कंपनियां भारत के अंदर आने लग गई और नए नए प्रकार के वाहन आने लग गए, ये फ़ायदा हुआ। दूसरा, नई नई तकनीकें आ गई भारत के अंदर कार बनाने की। तीसरा, विदेशी निवेश बढ़ा, बहुत सारी बाहर की कंपनियों ने इंडिया के अंदर फैक्ट्री वगैरह खोल ली और यहाँ पर इन्वेस्ट करना शुरू किया। नेक्स्ट है कि हमारा औद्योगिक विकास भी हुआ, ठीक है, और देश में कई कंपनियों के आगे बढ़ने से मदद मिली, ठीक है, देश की कई कंपनियों को आगे बढ़ने में भी मदद मिली क्योंकि उनके पास नई नई टेक्नोलॉजी आई। तो ये सारा का सारा आप कह सकते हो पॉजिटिव इफेक्ट ही पड़ा है 1991 के बाद हमारी जो मोटर गाड़ी उद्योग पे, ठीक है। चलो अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको मैं बता दूं कि भारत के अंदर जो जूट है ना, जूट को कहते हैं पटसन, ठीक है, भारत के अंदर जो पटसन है ना वो इतना अच्छा नहीं कर पा रहा। पटसन से बैग वगैरह बनाए जाते हैं, जूट के बैग आपने देखे होंगे। जूट को है ना गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है क्योंकि गोल्डन कलर का होता है। तो जूट का है ना प्रोडक्शन हमारे भारत में इतना कुछ खास है नहीं, तो उसको बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है, तो सरकार ने कदम उठाया है। 2005 में एक पॉलिसी लेकर आई थी, 2005 में, उसका नाम था जी राष्ट्रीय जूट नीति, जिसमें भारत सरकार ने ये देखा था कि कैसे हम जूट के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, जूट के प्राइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है जी, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो यार इस पीडीएफ के अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, सिंपल है। क्वेश्चन ये है कि भारत के अंदर जितनी भी पटसन उद्योग है ना, यानी जूट की फैक्ट्री है, वो आपको वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर के पास, कौन सी, हुगली रिवर के पास देखने के लिए मिलती है। रीज़न क्या है जिसकी वजह से हुगली रिवर के पास ही आपको ज़्यादातर जूट की फैक्ट्री देखने के लिए मिलती है? तो ये रहा जी इसका आंसर। तो पहला है कि ज़्यादातर जो पटसन है वो हुगली रिवर के पास ही उगाया जाता है, तो इसकी वजह से आपको पता है जहाँ रॉ मटेरियल मिलता है वहीं पर फैक्ट्री होती है, तो पटसन ज़्यादातर वहीं उगाया जाता है हुगली रिवर के पास, इसलिए फैक्ट्री भी हुगली रिवर पर ही है पटसन की। नेक्स्ट यहाँ पर सस्ता जल परिवहन है, सड़कें, रेल है ना, और जल परिवहन का जाल बना हुआ है, जिससे क्या होता है आराम से सस्ते में आप एक जगह से दूसरी जगह पटसन को भेज पाते हो, ठीक है। तो इसी वजह से हमारा पटसन उद्योग जो है उसकी जो फैक्ट्रीज है वो आपका हुगली रिवर के पास है। नेक्स्ट है, पटसन को उगाने के लिए ना प्रचुर मात्रा में जल चाहिए, और हुगली रिवर पे तो जल ही जल है, नदी है तो पानी पानी है ना, तो इसलिए भी आप कह सकते हो कि हुगली रिवर के पास ही ज़्यादातर आपको फैक्ट्रीज मिलेगी, किसकी, पटसन की। नेक्स्ट है कि जो लोग होते हैं ना वो कम पैसों में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मजदूर होते हैं बिहार से, उड़ीसा से, यूपी से आए होते हैं, उनको काम की बहुत नीड होती है, तो वो सस्ते में भी हुगली रिवर के पास जो पटसन की फैक्ट्री है वहाँ पर काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि कोलकाता का एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा और जूट के समान, ये क्या है, साधन होगा वैसे तो, जूट के समान के, अच्छा जूट का समान ही है, मैं इसका मतलब बता देता हूँ सीधा सीधा। बात यह है, हुगली रिवर कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में कोलकाता भी है, और कोलकाता आपको पता है एक नगरीय केंद्र है। नगरीय केंद्र वो होता है जहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी मिले, बैंकिंग की फैसिलिटी, बीमा की फैसिलिटी, पोर्ट की फैसिलिटी, और भी बहुत सारी अलग अलग सुविधाएं मिलती है। तो इसी वजह से ज़्यादातर लोग कोलकाता के पास जो आपकी हुगली रिवर है ना, वहीं पर आपकी जूट की फैक्ट्री लगाने की कोशिश करते हैं, ताकि जो हमारा कोलकाता है वहाँ से अलग अलग टाइप की जो फैसिलिटी है वो मिल पाए, ठीक है। इस पॉइंट का मतलब सिंपल है कि कोलकाता एक बड़ा नगरीय केंद्र है, यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप की फैसिलिटी, बैंकिंग, बीमा, पोर्ट, सामान को निर्यात करने के लिए जो भी फैसिलिटी होती है वो मिल जाती है, ठीक है, और ये जो है वो हुगली रिवर के पास ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 और 15 में आया है। कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक है, इसका क्या मतलब है, कृषि के बढ़ने से उद्योग बढ़ेंगे, उद्योग के बढ़ने से कृषि बढ़ेगी, यानी एक दूसरे पर निर्भर है। आप बोलोगे सर कैसे, देखो उद्योगों में क्या बनता है, उद्योगों में बनती है ट्रैक्टर, उद्योगों में बनते हैं सिंचाई के साधन, उद्योगों में बनते हैं पाइप, ठीक है, जो कहीं ना कहीं हमारी कृषि में उपयोग होते हैं। उद्योगों में बनते हैं फर्टिलाइजर, उर्वरक, केमिकल वगैरह जो कि खेतों में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं उद्योग जो भी बनाता है ना उसका कृषि में यूज़ होता है, ठीक है, यानी कृषि को बढ़ावा मिलता है उद्योग से, और इससे उद्योगों का भी फायदा होता है। क्यों, क्योंकि उद्योग जो भी बनाता है वो कृषि मतलब डायरेक्टली लोगों के पास मतलब किसानों के पास बिकने के लिए चला जाता है, तो एक तरह से उनका सामान भी बिक जाता है, तो इससे दोनों को फायदा होता है, कृषि को भी और उद्योग को भी। और यही बात लिखी हुई है कि वो एक दूसरे के पूरक है, एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा, एक के घटने से दूसरा घटेगा।
अगर कृषि घट जाए तो फिर उद्योगों का सामान कौन खरीदेगा, अगर उद्योग घट जाए तो कृषि का इतना बढ़िया उत्पादन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बढ़िया क्वालिटी का टूल्स वगैरह नहीं आ पाएंगे फैक्ट्री में, मतलब मार्केट में, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पर्यावरण में जो औद्योगिक प्रदूषण हो रहा है उसको बचाने के लिए, पर्यावरण को नुकसान जो पहुंच रहा है उद्योगों से, उसको बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। 2013, 14, 16, 13, 12, 14 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब इसका आंसर सुन लो। पहला तो ये है कि आपको क्या करना है कि नई नई बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, क्योंकि जब आप विनिर्माण प्रक्रिया को सुधार लिया जाए ना, मतलब विनिर्माण यानी फैक्ट्री वगैरह के अंदर जो उसको अगर अपडेट कर लो ना, तो इससे कम प्रदूषण होता है। दूसरा है कारखाना में से निकलने वाले जलने से पहले अपशिष्ट पदार्थ को अलग कर लेना चाहिए, यानी बेसिकली जो कारखाने के अंदर जो भी ऐसे पदार्थ है जो कि नदियों को ख़राब कर सकते हैं उसको पहले ही साफ़ कर देना चाहिए, निकाल लेना चाहिए। चिमनी के ऊपर कपड़ा लगाने देना चाहिए, जिससे चिमनी के ऊपर जो धुआं वगैरह निकलता है वो कम से कम निकले। ऐसी फैक्ट्रियों के अंदर जो कोयला होता है ना वो ज़्यादा धुआं प्रोड्यूस करता है, तो उसकी जगह आप तेल वगैरह का यूज़ कर सकते हो और गैस वगैरह का यूज़ कर सकते हो, ये भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। तापीय प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो, तापीय प्रदूषण का मतलब होता है जब गर्म गर्म पानी या फैक्ट्री से निकलने वाला पानी में डालते हो ना, तो उससे क्या होता है डायरेक्टली जानवर मर जाते हैं। तो उसके लिए आप पानी को पहले ठंडा कर सकते हो, ठंडा कर लेना चाहिए, जिससे नदियों में रहने वाले जो जीव हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। और लास्ट है कि पर्यावरण में प्रदूषण को रोकने के लिए अब सरकार को कारखानों पर सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए, ताकि जो फैक्ट्री है वो कम से कम प्रदूषण करे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी उद्योग के स्थान को प्रभावित करने वाले 5 कारक की व्याख्या करें। मतलब कोई भी बंदा फैक्ट्री लगाने से पहले कौन कौन सी चीज़ें अपने दिमाग में रखता है। फैक्ट्री लगाने से पहले बंदा ये दिमाग में रखता है कि कच्चा माल मिलेगा नहीं मिलेगा, वहाँ पर श्रमिक होंगे नहीं होंगे, वहाँ पर पूंजी होगी, मतलब बैंक वगैरह होंगे नहीं होंगे, क्या वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे। आप खुद सोचो, आप फैक्ट्री लगा रहे हो तो आप क्या ध्यान में रखोगे, क्योंकि उसका कच्चा माल वहीं पर फैक्ट्री के पास ही मिल जाए, काम करने के लिए लोग भी मिल जाए, बैंक से लोन वगैरह भी मिल जाए, पास में ही बैंक हो, और साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी 24 घंटे आती हो, और आपका सामान भी फैक्ट्री के आसपास बिकने के लिए जगह हो, कि जैसे मान लो आप जूता बना रहे हो तो आसपास में लोगों की मार्केट हो जहाँ पर आप अपने जूते वगैरह बेच सकते हो, है ना, यही चाहोगे आप। और साथ में और भी बहुत सारी चीज़ है, जैसे कि बैंकिंग सुविधा भी होनी चाहिए, परिवहन वगैरह भी अच्छा होना चाहिए, तेज संसाधन, तो ये सारी की सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विनिर्माण उद्योग क्या है। ये बात तो चलो हम पढ़ ही चुके हैं, बार बार ये लाइन रिपीट नहीं करेंगे, विनिर्माण उद्योग की डेफिनेशन बार बार बताने का कोई फायदा नहीं है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामित्व के आधार पर जो विनिर्माण उद्योग है वो 4 पार्ट में बटे हुए हैं, कौन कौन से। देखो पहला होता है जी हमारा स्वामित्व के आधार पर, ये डेफिनेशन लिखी हुई है विनिर्माण उद्योग की। स्वामित्व के आधार पर बेसिकली 4 टाइप के उद्योग होते हैं। पहला तो है जी सार्वजनिक क्षेत्र, वो फैक्ट्रियाँ जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं उसको सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग कहते हैं। निजी उद्योग वो होते हैं जो कि प्राइवेट बंदे के हाथ में होती है, जैसे कि टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री रतन टाटा की है, बजाज ऑटो बजाज का है, डाबर उद्योग हो गया, रिलायंस हो गया अंबानी का है ना, अडानी पोर्ट हो गया अडानी के हैं, तो वो होते हैं प्राइवेट। संयुक्त उद्योग वो होते हैं जो सरकार और प्राइवेट लोग दोनों मिलकर चलाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसमें गवर्नमेंट का भी कुछ शेयर है, प्राइवेट बंदों का भी कुछ शेयर है। और लास्ट है जी हमारा सहकारी समिति या सहकारी उद्योग। सहकारी उद्योग बेसिकली वो होते हैं जिसमें क्या होता है, कच्चा माल लाने वाला पर्सन ही जब अपना कोई उद्योग खोले तो उसको सहकारी उद्योग कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने ऊपर भी बताया था कि मान लो मेरे गन्ने का खेत है, मैंने चीनी की फैक्ट्री लगा ली, तो वो क्या है, वो सहकारी उद्योग कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जो बेसिकली कच्चे माल को लाने वाला या पूर्ति करने वाला जो उत्पादक होता है ना, जब वही फैक्ट्री खोल लेता है तो उसी को हम कहते हैं सहकारी उद्योग। ठीक है जी। चलो जैसे महाराष्ट्र में चीनी उद्योग एक सहकारी उद्योग है, केरल के अंदर नारियल वगैरह से आधारित उद्योग जो है वो एक सहकारी उद्योग है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक एनटीपीसी है, भारत की सरकार जो है वो एक एनटीपीसी नाम की एक कंपनी चलाती है या इंडस्ट्री चलाती है जिसका नाम होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है जी। ये जो है वो पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारे स्टेप ले रही है और वही स्टेप आपको लिखने हैं, ये सारे के सारे स्टेप है। ठीक है, क्या क्या स्टेप ले रही है पर्यावरण को बचाने के लिए। पहली बात तो है वो अपनी टेक्नोलॉजी अप टू डेट रखती है। देखो जितनी पुरानी टेक्नोलॉजी होगी ना उतना ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, तो अपना टेक्नोलॉजी को अप टू डेट रखती है। ठीक है, जिससे कम प्रदूषण होता है। दूसरा है कि बेसिकली क्या करता है, अधिकतम राख का इस्तेमाल कर अपशिष्ट पदार्थों को न्यूनतम उत्पादन। इसका मतलब ये है कि जो हमारा एनटीपीसी होता है ना, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन या कंपनी, ये क्या करती है कि जो भी कचरा है, जैसे 10 किलो कचरा उसको जला देती है, जलाती है तो उससे सिर्फ
आधा किलो राख बनती है, तो इससे कम से कम आप कह सकते हो कि न्यूनतम अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उनका उत्पादन होता है। तीसरा, ये अपने आसपास पेड़ वगैरह लगा देते हैं तो हरियाली हो जाती है। चौथा है वही तरल अपशिष्ट प्रबंधन, राख का प्रबंधन, जल का बार बार यूज़ करना, है ना, राख संग्रह के लिए पॉन्ड बनाना, प्रदूषण को कम से कम, ये सारी की सारी चीज़ें करता है। और लास्ट में वो मॉनिटरिंग भी करते हैं, यानी वो ये भी चेक करते हैं एनटीपीसी वाले कि यार पिछले साल हमने इतना प्रदूषण किया था, इस साल कैसे कम कर सकते हैं, अगले साल और कैसे कम कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारा जो सूती कपड़ा उद्योग है, ठीक है, वो ज़्यादातर हमें मुंबई में, क्वेश्चन क्या है, ओके हाँ, तो ज़्यादातर सूती कपड़ा उद्योग है ना हमें मुंबई में और अहमदाबाद में देखने के लिए मिलते हैं। अहमदाबाद गुजरात के अंदर है। कपड़ों के, आपको पता है कपड़े के लिए मुंबई, रुई के कपड़े, खासकर रुई की जो फैक्ट्रियाँ होती है या कपड़े की जो फैक्ट्रियाँ होती है, कॉटन की फैक्ट्रियाँ होती है, वो आपको अहमदाबाद में, गुजरात में और मुंबई में ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। रीज़न क्या है? पहली बात तो ये है कि यहाँ पर कपास की उपलब्धता, आपको पता है, मैंने बताया था कि जो रुई होती है ना वो ब्लैक सॉइल, काली मृदा में बहुत अच्छी उगती है, और काली मृदा बेसिकली गुजरात और महाराष्ट्र में ही पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर बाज़ार भी उपलब्ध है, खरीदने वाले लोग भी, आपको पता है बहुत सारे अलग अलग लोग दूर दूर से आते हैं, गुजरात के अंदर जाते हैं कपड़े वगैरह के बहुत बड़े बड़े वो लेने के लिए, है ना, कपड़े लेने के लिए, अपनी दुकान में बेचने के लिए, है ना। दूसरा है परिवहन, यहाँ पर क्योंकि पतन होते हैं, पतन वगैरह का मतलब होता है वो जो बंदरगाह नहीं होते, है ना, पता है आपको, जो ये जैसे हमारा गुजरात है, ये है ना, ऐसे ना भारत, तो ये जो गुजरात है, गुजरात से सीधा जो है दूसरी कंट्री में भी भेजा जाता है कपड़ा वगैरह, तो इसीलिए आप कह सकते हो कि ज़्यादातर हमारा यहीं पर सूती कपड़ा उद्योग अहमदाबाद और मुंबई में लगाए जाते हैं ताकि आराम से दूसरी कंट्री में भेजा जा सके। साथ में श्रम, यहाँ पर लोग भी काम करने के लिए आते हैं, मुंबई में भी दूर दूर से काम करने के लिए लोग आते हैं, और जलवायु भी यहाँ भी ओके है, यानी कपास उगाने के लिए बढ़िया है, तो इसलिए आपको कपास उद्योग जो है, सूती कपड़ा उद्योग यहीं पर देखने के लिए मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क क्या होते हैं। ठीक है, मैं ना इसके मैप की भी वीडियो बनाऊंगा, इस चैप्टर के जो 1 शॉट वीडियो और एमसीक्यू तो मैं नीचे दूंगा, और बाकी जितने भी चैप्टर मैंने अपलोड किए ना, क्लास 10th की एसएसटी का हर एक चैप्टर, उसके एमसीक्यू, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, और साथ में वो आपके मैप्स वगैरह की वीडियो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आपको ज़रूर आते हैं, नोएडा का, ठीक है, तिरुवनंतपुरम का, है ना, आपका हैदराबाद का, आपका बेंगलोर का, ये सॉफ्टवेयर पार्क आपसे मार्क करने के लिए आते हैं। तो डोंट वरी, मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो बता दूंगा आपको मैप की, या नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा लिंक। तो पहले तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क होते क्या है, और बेसिकली जो सूचना यानी आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर का उद्योग है, वो हमारे भारत को कैसे फ़ायदा पहुँचा रहा है। तो देखो, सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क क्या होते हैं, सिंपल सुन लो। सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों की एकल खिड़की सेवा और उच्च डेटा संचार सुविधा प्रदान करते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो बात यह है कि आपको पता है नॉर्मल इंटरनेट की स्पीड कितनी होती है। देखो आज तो चलो फिर भी 1 GB 2 GB की स्पीड, 300 MB 400 MB की मिल जाती है ना स्पीड, बट एक टाइम था जब पूरे इंडिया में 10 Mbps से ज़्यादा की स्पीड नहीं आती थी, 10 Mbps। ठीक है, बट फिर भी ये जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है ना, वो बेसिकली भारत सरकार ने किन के लिए बनाए थे, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए बनाए थे, ताकि यहाँ पर हाई स्पीड डेटा प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, ताकि जल्दी से जल्दी जो है वो जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह बना रहे हैं वो अमेरिका भेज सकें। ठीक है, अपना काम तेज़ी से कर सकें। ठीक है, उन्हीं के लिए बनाए थे हमारे सॉफ्टवेयर जो प्रौद्योगिकी पार्क, किसने, सरकार ने। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होता है, ये आईटी सेक्टर का फ़ायदा ये हो रहा है कि लोगों को रोज़गार मिल रहा है। आप 4 में से 1 बंदा पूछोगे ना, तो इंडिया में आज 10 में से 1 बंदा तो पक्की बात है कॉल सेंटर में ही काम कर रहा होता है। ठीक है, कॉल सेंटर क्या है, वो भी एक आईटी उद्योग ही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपका 30% जो हमारा ये उद्योग है ना, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, उसमें 30% औरतें, महिलाएं काम कर रही हैं, महिलाएं काम कर रही है, ये अच्छी बात है। नेक्स्ट है कि यह उद्योग पिछले 2-3 सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ा है, बहुत तेज़ी से, जिससे हमारे देश में विदेशी मुद्रा आई है ना। अब हम अपना सॉफ्टवेयर अमेरिका में बेचते हैं तो हमसे क्या आता है, अमेरिका से डॉलर आता है, हमको ये फ़ायदा होता है। लास्ट है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में निरंतर वृद्धि से भारत में आईटी उद्योग को भी सफलता, मतलब भारत की जो आईटी उद्योग है ना, उसकी सफलता की कुंजी है। इसका मतलब है कि बेसिकली भारत में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डेवलप हो रहा है, जिससे भारत भी डेवलप हो रहा है, या भारत का आईटी सेक्टर भी डेवलप हो रहा है। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं। ठीक है, और बाकी नोट्स वगैरह वेबसाइट से डाउनलोड कर ही सकते हो, जैसे मैं आपको दिखा चुका ये वेबसाइट से
और साथ में ये जो अलग अलग हमारे चैनल है जैसे मेन पॉइंट टेक हो गया और बाकी मेन पॉइंट स्टडी, मेन पॉइंट गेमिंग, भरत कुमार कोरवाल, तो इनको सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और ये इसकी वीडियो ये जो PDF है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आपको दिखा देता हूँ, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप जाके लिखोगे ना मेन पॉइंट स्टडी, ठीक है। तो मेन पॉइंट स्टडी आप क्लास 10th के ये देखो क्लास, ये तो 11th का आ गया, बट एक क्लास 10th का भी हमने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है। अब कोई दूसरी क्लास का मत कर लेना, क्लास 10th का ही करना, ठीक है। तो क्लास 10th का जो हमारा ये देखो क्लास 10th का जो टेलीग्राम चैनल है इसे ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर मैं नोट्स वगैरह अपलोड कर दूंगा। और ये जो लिंक दिख रहा है ना इस पर आप क्लिक करोगे ना तो देखो आपको सारे के सारे चैप्टर के MCQ है ना, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है, और उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQ, सारे के सारी वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। और नीचे भी बता रखा है वेबसाइट, ताकि आपको मैप की वीडियो भी सब दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। बाकी फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।